नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर में दम है। मैं हूं आपके साथ सनब वारिस। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के महाअधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 संशोधन किए गए हैं। इनमें से सबसे बड़ा संशोधन CWC में आरक्षण को लेकर किया गया है। इसे कांग्रेस का दलित पिछड़ों पर एक बड़ा दांव माना जा रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन का आज दूसरा दिन है। कांग्रेस अधिवेशन का दूसरा दिन कई मायने में यादगार रहा, क्योंकि महाधिवेशन में कांग्रेस ने अपने संविधान में बड़ा संशोधन किया है। रायपुर महाधिवेशन में पार्टी के संविधान में 6 बड़े संशोधन किए गए हैं। इसमें से सबसे बड़ा संशोधन कांग्रेस कार्य समिति को लेकर किया गया। अब CWC के सदस्यों में 50% सदस्यों को आरक्षण के जरिए भरा जाएगा। कांग्रेस के संविधान में यह बदलाव महाधिवेशन के मुख्य मंच से किया गया। आइए आपको बताते हैं कि कांग्रेस के संविधान में क्या क्या बदलाव किया गया। अनुसूचित जाति, आदिवासी, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों के लिए AICC डेलीगेट्स और सभी पदों पर 50% पद आरक्षित होंगे। 50% पदों में 50 साल से कम लोगों की भागीदारी होगी। 1 जनवरी 2025 से कांग्रेस में अब पेपर मेंबरशिप नहीं होगी, सिर्फ डिजिटल मेंबरशिप होगी। कांग्रेस के फॉर्म में 3rd जेंडर की चर्चा होगी। अब फॉर्म में मां और पत्नी का नाम भी लिखा जाएगा। ब्लॉक, जिला और प्रदेश स्तर पर जहां भी कांग्रेस के चुने हुए सदस्य हैं, वे सभी डेलीगेट्स होंगे। सदस्यता से सशक्तिकरण की ओर अब 6 PCC डेलीगेट्स मेंबर का एक AICC मेंबर चुना जाएगा। अब तक 8 पर यह चुना जाता था। AICC मेंबर्स की संख्या 1240 से बढ़कर 1653 हो जाएगी। कांग्रेस अधिवेशन के दूसरे दिन सोनिया गांधी ने संबोधित किया। इस दौरान सोनिया गांधी ने राजनीति से अपने सेवानिवृत्ति की तरफ इशारा किया। वहीं सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। सोनिया ने कहा कि हमारे नेताओं को डराने का काम बीजेपी सरकार कर रही है। मिस्टर मोदी and the BJP RSS regime has relentlessly captured and subverted every single institution. It ruthlessly silenced any voice of opposition. It has caused economic ruin by favoring a few chosen businessmen at the expense of all others and of the people, of ordinary people. वहीं कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आंदोलन के लिए राहुल को धन्यवाद दिया और कहा कि केंद्र की सरकार में लोगों के अधिकारों और मूल्यों पर हमला हो रहा है। इसके चलते नए आंदोलन की जरूरत है। सत्ता में बैठे लोगों ने देश की जनता के अधिकारों और भारत के मूल्यों पर हमला बोल रखा है। इसीलिए आज एक नए आंदोलन के शुरुआत की जरूरत है। हर कांग्रेस को, हर देशवासी को आगे बढ़कर, उठकर संकल्प लेकर ये कहना होगा, सेवा, संघर्ष और बलिदान, सबसे पहले हिंदुस्तान। कांग्रेस अधिवेशन को सीएम भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया और कहा कि देश आज महंगाई, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मेरे मुख्यमंत्री बनने पर राहुल गांधी ने कहा था कि सरकार ऐसी बने कि हर वर्ग को लगे कि हमारी सरकार है। आज छत्तीसगढ़ सरकार उनके सपनों को पूरा कर रही है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय अधिवेशन करने का निर्णय आदरणीय खड़गे साहब ने, आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी ने, वेणुगोपाल जी ने लिया है। मैं इसके लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। जब देश महंगाई से जूझ रहा है, बेरोजगारी से जूझ रहा है, किसानों को दाम नहीं, मजदूरों को काम नहीं, नौजवानों के काम नहीं, आज पूरा देश राहुल जी की तरफ बड़े आशा भरी निगाह से देख रहे हैं। रायपुर में चल रही कांग्रेस अधिवेशन इस बार कई मायने में अहम है, क्योंकि अधिवेशन के पहले दिन स्टीयरिंग कमेटी की बैठक में तय हुआ है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी का चुनाव नहीं होगा। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को CWC के सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार सर्वसम्मति से दिया गया। जबकि अधिवेशन के दूसरे दिन कांग्रेस के संविधान में 6 अहम बदलाव किए गए, जो खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में चल रहे कांग्रेस के अधिवेशन में पीसीसी चीफ कमलनाथ ने बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि मंदिर मस्जिद जाने से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। बेरोजगारी कांग्रेस पार्टी ही दूर कर सकती है, जिस पर सियासत तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछें जनेऊ क्यों धारण करते हैं, आखिर क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आज का नौजवान जो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का निर्माण करेगा भविष्य में, अगर उसका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा। आज बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती है। नई पीढ़ी, हम करोड़ों की संख्या में हमारे बेरोजगार घूम रहे हैं। पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, 8वीं पास बेरोजगार हैं, 9वीं पास बेरोजगार हैं, और इनकी पीड़ा आज हमें समझने की आवश्यकता है। ये बेरोजगारी जो सबसे बड़ी चुनौती है, कोई मंदिर या मस्जिद में जाने से रोजगार के नए मौके नहीं बनेंगे। रोजगार के नए मौके बनेंगे अगर हमारी सोच और हमारी योजनाएं केवल रोजगार की तरफ हों। हम बात कर सकते हैं जीडीपी की, हम बात कर सकते हैं बहुत सारे तरह तरह के आंकड़ों से, पर उन आंकड़ों में मैं जाना नहीं चाहता हूं। मैं तो कहता हूं कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने रायपुर में चल रहे कांग्रेस अधिवेशन को संबोधित किया। इस दौरान कमलनाथ ने बेरोजगारी की समस्या को देश की सबसे बड़ी समस्या बताया और कहा कि मंदिर या मस्जिद में जाकर बेरोजगारी दूर नहीं होने वाली। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल कांग्रेस पार्टी कर सकती है। लेकिन पीसीसी चीफ कमलनाथ की कथनी और करनी में साफ फर्क देखने को मिल रहा है, क्योंकि एमपी में पीसीसी चीफ आजकल सॉफ्ट हिंदुत्व की एक ऐसी बड़ी लकीर खींचने में लगे हैं जिसके जरिए बीजेपी के हार्ड हिंदुत्व का मुकाबला कर सकें। ये सियासी तौर पर कमलनाथ को मुफीद भी लग रहा है, जिसमें उन्हें नुकसान नहीं बल्कि सियासी तौर पर फायदा ही फायदा नजर आ रहा है। ऐसे में कमलनाथ हनुमान से लेकर भगवान कृष्ण और श्री राम के नाम पर खुलकर खेल रहे हैं और धीरेन्द्र शास्त्री से लेकर तमाम कथावाचकों के दर पर माथा टेकते नजर आ रहे हैं। वहीं कमलनाथ के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस के नेताओं से पूछें जनेऊ क्यों धारण करते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। ये तो कांग्रेस अपने नेताओं से पूछे कि चुनाव आते क्यों जाते हैं। पूछिए ना, जनेऊ क्यों धारण कर लेते हैं, क्यों मंदिरों के चक्कर काटते हैं। आखिरकार कांग्रेस को अपने नेताओं से पूछना चाहिए। एमपी विधानसभा चुनाव को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस अधिवेशन में कमलनाथ का ये बयान कि मंदिर या मस्जिद में जाकर बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती पर सियासत तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मध्य प्रदेश में कक्षा 10वीं, कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 मार्च से शुरू हो रही हैं। मध्य प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में काफी बदलाव किया गया है। इस बार कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 4 सेट में की जा रही हैं। इस बार ABCD 4 सेट होंगे। इसको लेकर माध्यमिक शिक्षा मॉडल ने दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में इस बार बोर्ड परीक्षाओं के पैटर्न में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बड़ा बदलाव किया है। इस बार 4 सेट में पेपर होने के साथ ही OMR शीट और 32 पेजों की कॉपी छात्र छात्राओं को दी जाएगी। बड़े बदलाव के पीछे वजह यही है कि कोविड के बाद ऑफलाइन हो रही परीक्षाओं से रिजल्ट के परसेंटेज में सुधार किया जा सके, तो वहीं रिजल्ट को बेहतर किया जा सके और दूसरी तरफ नकल को रोकने में मदद मिल सकेगी। आने वाले 1 मार्च से मध्य प्रदेश बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले बोर्ड ने परीक्षाओं के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है। इस बार आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षाओं में इंटर की परीक्षा 4 सेटों में की जा रही है। परीक्षा में कुल 4 सेट होंगे, A, B, C और D। हालांकि प्रश्न पत्रों का पैटर्न एक जैसा रहेगा, बस अलग अलग सेट में सवालों का क्रम बदला रहेगा। नकल रोकने को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पैटर्न में बदलाव किया है। छात्रों के लिए 4 सेट रखेंगे ABCD और उनको 4 सेट में पेपर मिलेंगे और जो कॉपीज मिलेंगी वो बार कोड के साथ मिलेंगी
और बार कोड जिस कई विषयों में नहीं है, पर 32 पेज की कॉपी मिलेगी और कोई एक्स्ट्रा कॉपी नहीं मिलेगी। तो सर बारकोड हर सब्जेक्ट के लिए होगा? नहीं, अभी हर सब्जेक्ट के लिए नहीं रखा, उन्होंने कुछ ही सब्जेक्ट्स के लिए रखा है। जैसे कि हिंदी है जनरल, तो हिंदी में सभी को बार कोड मिलेगा। गणित में ग्राफ के साथ 32 पेज की कॉपी मिलेगी, उसमें बार कोड मिलेगा। जो जनरल पेपर्स उनमें रखा है और कई पेपर्स में भी नहीं। इसके अलावा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका 20 पेज की जगह 32 पेजों की होगी, जिससे छात्रों को एक्स्ट्रा कॉपी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा 10वीं 12वीं के छात्रों को OMR शीट दी जाएगी। इसमें छात्रों को नीले और काले पेन से टिक लगाना होगा। इस बार आंसर शीट बारकोड के साथ दी जाएगी। ये मंडल हमारा पहली बार छात्रों के लिए OMR शीट्स ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उनके लिए रहेगी, और उसमें सभी जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भरे जाते हैं नीले काले पेन से, वॉल पेन से ही बच्चे भरेंगे। मध्य प्रदेश में इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 1 और 2 मार्च से शुरू होने जा रही हैं। परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा मंडल ने एग्जाम पैटर्न में बदलाव किया है। वहीं परीक्षाओं को लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। CCTV कैमरों से संवेदनशील और अति संवेदनशील केंद्रों की निगरानी की जाएगी। इससे बोर्ड परीक्षाएं पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगी। रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। आगे बढ़ेंगे। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सियासी हमले तेज कर दिए हैं। सिंधिया का गढ़ माने जाने वाले इस इलाके में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती ज्योतिरादित्य सिंधिया को माना जा रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को इस इलाके में ऐतिहासिक जीत मिली थी, लेकिन सिंधिया की बगावत की वजह से कांग्रेस की सरकार गिर गई। अब कांग्रेस की कोशिश सियासी चक्रव्यूह में सिंधिया को घेरने की है। मिशन 2023 को फतेह करने के लिए कांग्रेस इस बार बीजेपी से ज्यादा सिंधिया को टारगेट कर रही है। खुद पूर्व सीएम कमलनाथ ने ग्वालियर चंबल अंचल में सिंधिया के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, कांग्रेस विधायक सतीश सिकरवार भी सिंधिया पर जमकर निशाना साध रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि 2023 के इस चुनाव में यहाँ ग्वालियर चंबल अंचल में मुकाबला बीजेपी बनाम कांग्रेस नहीं, कांग्रेस बनाम सिंधिया होगा? विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल का इलाका किंग मेकर साबित हो सकता है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में ऐतिहासिक जीत की वजह से कांग्रेस सत्ता में आई थी, लेकिन कमलनाथ सरकार और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच तालमेल नहीं बैठा और सिंधिया की बगावत से कांग्रेस की नैया डूब गई। अब कांग्रेस की मुश्किल ये है कि ये इलाका सिंधिया का गढ़ माना जाता है और सिंधिया बीजेपी के साथ हैं। ऐसे में कांग्रेस ग्वालियर चंबल में ऐसा सियासी चक्रव्यूह बनाना चाहती है जिसमें सिंधिया को घेरा जा सके। पूर्व सीएम कमलनाथ, नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह की टीम लगातार सिंधिया पर सियासी हमले कर रही है। अब आप देखिए कितने लोकतंत्र की कितनी बड़ी विडंबना है कि जो लोग जनता ने जिनको नकार दिया, बैकडोर एंट्री से जो लोग घुस गए, वो लोग बैठकें ले रहे हैं और जो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनको बुलाया नहीं जा रहा। ये सब जनता जानती है और ये अपने सत्ता का दुरुपयोग जो कर रहे हैं, आने वाले समय में ये सत्ता इनके पास नहीं रहेगी, जनता इनको सबक सिखाएगी। हालांकि कांग्रेस की सियासी हमलों का काउंटर करने के लिए सिंधिया समर्थक, मंत्री, विधायकों ने भी कमर कस रखी है। कमलनाथ जी ने कहा उतर जाओ सड़क पे, तो वो सड़क पे उतर गए और वो सरकार धाराशायी हो गई। जो उस समय उन्होंने भ्रष्टाचार किए थे, उन भ्रष्टाचारों पे ब्रेक लग गया और उसके कारण वो कुंठित हैं। उनके अंदर का जो भ्रष्टाचार नहीं कर पाए, वो मलाल उनके अंदर है, उसके कारण वो श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया को टारगेट कर रहे हैं और कोई दूसरा कारण नहीं है। जनसभाओं में सिंधिया समर्थक मंत्री कमलनाथ पर खूब निशाना साध रहे हैं। राम और कंस से तुलनाएं की जा रही हैं, वहीं कांग्रेस से भी जवाबी हमले जारी हैं। कोई कुछ भी कर ले, राम राम ही रहेगा, कंस कभी राम बन नहीं सकता है मेरे भाई। भगवान राम तो क्या, तो हम वंशज बैठे, अब सिंधिया जी राम कहाँ से हो सकते हैं? भगवान राम हमारे वंशज, वो सूर्यवंशी, हम सूर्यवंशी, वे इच्छाक के वंशज, हम भी इच्छाक के वंशज, तो वे राम के ज्यादा हितैषी भाई के हम लोग भाई।
2018 के विधानसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य सिंधिया के धुआंधार प्रचार की बदौलत ग्वालियर चंबल में 33 साल बाद कांग्रेस को रिकॉर्ड कामयाबी मिली थी। 34 में से 26 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 7 सीटों पर सिमट गई थी। लेकिन सियासत का तकाजा यह है कि मौजूदा हालात बिल्कुल उलट हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर। अपने दिव्य दरबार के चलते दुनिया में मशहूर हो चुके बागेश्वर महाराज धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर सुर्खियों में हैं। इस बार उनकी सुर्खियों में रहने की वजह पर्चे निकालने की नहीं है, बल्कि कुछ और है। आखिर क्या है वो वजह जिसके कारण वो सुर्खियां बटोर रहे हैं? देखिए इस रिपोर्ट में। सुर्खियों में बागेश्वर महाराज। दिव्य दरबार नहीं, बल्कि इस बार है कोई और वजह। बागेश्वर धाम महाराज इन दिनों खूब सुर्खियों में रहे। पता है आपको क्यों? हाँ, आप सही सोच रहे हैं, वे अपने पर्चे निकालने की वजह से सुर्खियों में हैं। लेकिन अब एक बार फिर वे किसी अन्य वजहों से सुर्खियों में हैं। वजह क्या है, हम ये भी बताएंगे, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। आप सोच रहे होंगे बात बागेश्वर धाम महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हो रही है, फिर सिंधिया की तस्वीर क्यों? ये भी बताएंगे, लेकिन अब आप ये तस्वीर देखिए। देखा दोनों तस्वीरें, कुछ समझ आया कि दोनों में क्या समानताएं हैं और बागेश्वर महाराज क्यों फिर एक बार सुर्खियों में हैं? नहीं समझ पाए? चलिए कोई बात नहीं, अब आप दोनों तस्वीर देखिए। देखा, बागेश्वर महाराज के सिर की ये पगड़ी उनकी सुर्खियों की वजह से है। जी हाँ, आजकल वे अपने इसी पगड़ी और गेटअप की वजह से सुर्खियों में हैं। जिस पगड़ी में बागेश्वर महाराज नजर आ रहे हैं, बताया जा रहा है कि ये सिंधिया परिवार से मिलती जुलती शिंदे राजशाही पगड़ी है, जो इन दिनों धीरेन्द्र शास्त्री के सिर का मान बढ़ा रही है। लोगों के बीच उनकी ये पगड़ी खूब चर्चा बटोर रही है। अब सवाल ये उठता है कि क्या बागेश्वर महाराज के सिर की शोभा बढ़ा रही ये पगड़ी क्या वाकई में सिंधिया राज परिवार की शिंदे शाही पगड़ी है? इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने पड़ताल की। हमने सिंधिया राजघराने की पगड़ी बनाने वाले रफीक खान से बात की। उन्होंने जो कुछ बताया आप खुद सुन लीजिए। ये पगड़ी सिंधे शाही पगड़ी कहलाती है। पहले इसके रूप दूसरी तरीके के थे, फिर धीरे धीरे जैसे वो खूबसूरती में आती गई तो उसको पूरा वो दिया गया। सुना आपने, ये पगड़ी वही शिंदे शाही पगड़ी है जो सिंधिया राजघराने की शान है और आज के दौर में इस पगड़ी का इस्तेमाल हर कोई करने लगा है। रफीक के मुताबिक टेलीविजन, फिल्म और ड्रामा में कलाकार इस तरह की शाही पगड़ी लगाते हैं। आजकल संत और अन्य लोग भी कार्यक्रम या त्योहार पर ये रेडीमेड पगड़ी लगाते हैं। वहीं इस पगड़ी को बनाने में हफ्ते दिन लग जाते हैं। अगर इस पगड़ी को सही ढंग से बनाए तो 1 हफ्ता तो चाहिए, उन्हें 4-5 दिन में तैयार हो भी जाती, मगर वो 1 वीक के अंदर में पगड़ी सही बनती। कपड़ा किस तरह का रहता है? कपड़ा ये चंदेरी में सूती कपड़ा है, 8.5-9 इंची चौड़ा होता है, 1 पीस कपड़ा होता है। उसमें जरी के पल्ले लास्ट में होते हैं, 55 से 60 मीटर लंबा होता है और चंदेरी में बनता था ये पहले। अब जो है ना, तो पहले के कारीगर थे स्टेट के टाइम पे, आपका सिंधिया राजघराने का वहाँ सब काम बनता था और इन्होंने अपने जो भी थे इनके नाम से चलती थी। इस राजघराने की 2 पगड़ियाँ बाबा महाकाल पे चढ़ने जाती हैं और सितंबर के महीने में जाती हैं। आप सोचिए, जिस पगड़ी को बनाने में इतना लंबा समय लगे, इतनी मेहनत हो, वो कोई आम पगड़ी तो नहीं होगी। ये पगड़ी का स्वरूप सिंधिया राजघराने की ही देन है, जो आजकल बागेश्वर महाराज के सिर पर सजकर सुर्खियां बटोर रहा है। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।